आई थिंक सभी लोग अच्छे होंगे अपने घर में और इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होंगे, नेशनल इनकम खास तौर पर। हमने अपनी लास्ट क्लासेस में अब तक नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये न्यूमेरिकल्स किए तीनों मेथड से। आपने मूल्य वृद्धि विधि की, आपने आय विधि की और व्यय विधि की। आज हम थोड़े कंसेप्ट हम वैसे कर चुके हैं। अब क्योंकि हम एंड ऑफ द क्लासेस पर आ चुके हैं, अभी हालांकि अभी कुछ क्लासेस रहती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और करने हैं, कुछ रिलेटेड टारगेट्स करने हैं। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है नेशनल इनकम में, कि नेशनल इनकम निकालने के दो तरीके हैं, या आप कह सकते हैं डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय या घरेलू आय दो तरह से निकाली जा सकती है। एक को हम कहते हैं मॉनेटरी नेशनल इनकम, NY। मॉनेटरी का मतलब हुआ मौद्रिक। राष्ट्रीय या घरेलू वर्ड भी यूज किया जा सकता है, यहां एक ही बात होगी। और दूसरा है रियल नेशनल इनकम, यानी वास्तविक राष्ट्रीय आय। घरेलू आय वर्ड भी यूज किया जा सकता है, दोनों का एक ही मतलब होगा। एक ही मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो दोनों में लागू होगा, ये मतलब है इसका। अब क्या है मॉनेटरी यानी मौद्रिक और रियल नेशनल इनकम, ये हमें डिफरेंस देखना है। मॉनेटरी राष्ट्रीय आय को हम कहते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। और नेशनल इनकम नहीं तो कभी कभी जीडीपी वर्ड भी बोल देते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। और यहां पर नेशनल इनकम एट, गड़बड़ कर दी मैंने, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट करंट, सॉरी दिस इज करंट। देखिए गलती कैसे पता चल जाती, खुद को ही ठीक कर लो तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, इसे कांस्टेंट प्राइस कहा जाएगा। क्या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कहा जा सकता है। और अब आप देखिए जरा, ये मॉनेटरी और ये रियल, और मॉनेटरी को नॉमिनल भी कह सकते हो, एक ही बात है। चाहे आप नॉमिनल कहें या मॉनेटरी कहें, एक ही बात है। तो नॉमिनल और रियल या मौद्रिक और वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों में से अच्छा कौन है, ये हमें आज समझना है। तो देखते हैं जरा, बहुत बहुत आसान है। मॉनेटरी नेशनल इनकम, अगर आप राष्ट्रीय आय निकालते हैं करंट प्राइसेस पर, अब करंट प्राइसेस का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। ये ईयर दे रही हूं मैं, साथ में थोड़ा प्रैक्टिकली समझाऊंगी। 2019, 20, 21 और अब आ गया 22। ईयर वाइज यहां आपको क्वांटिटी दी है यानी मात्रा, और यहां दिया है कीमत यानी प्राइस। मात्रा है, सपोज मैं मान के चल रही हूँ हमारे देश में उत्पादन 100 kg का हो रहा है, तो 100 यूनिट लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर 100 का हुआ, फिर 100 का हुआ, फिर 200 का हुआ, ठीक है। और कीमतें लेट कीमतें जो है वो यहां पर आपकी 10 रुपए है, बढ़कर हुई 20 रुपए और घट के हुई 5 रुपए, और फिर बढ़कर हो गई 30 रुपए। एक और ले लेते हैं, चलिए 2023 आया नहीं है पर हम पहले ही ले लेते हैं 2030, ये 50 और कीमत हो गई, नहीं दिस इज इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, और आपके पास कीमत हो गई 30 है ना, ठीक है 30। चलो देखते हैं जरा, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या मतलब है जीडीपी या फिर आपका जो घरेलू आय, वो आप क्या कहते हैं कि किसी भी देश में कितना उत्पादन हुआ, अंतिम वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ, उसका मूल्य जीडीपी कहलाता है। बस उसमें आप थोड़े एडजस्टमेंट कीजिए तो नेशनल इनकम बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर जीडीपी की अगर बात करती हूँ, एडजस्टमेंट नहीं करते, सिर्फ जीडीपी की बात करूं तो क्या होगा कि एक देश में एक साल में जितनी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन हुआ, उनका मूल्य वो कहलाता है जीडीपी, या घरेलू आय भी आप कह सकते हैं। तो मैं प्राइस इनटू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू 100 इंटू 10। अब जरा ध्यान से देखना, मैं करंट ईयर की मात्रा को करंट ईयर की कीमत से मल्टीप्लाई करूं, इसी साल की मात्रा, इसी साल की कीमत। और जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 100 इंटू 10 1000, फिर 100 इंटू 20, देन 100 इंटू 5, 200 इंटू 30, ठीक है 200 इंटू 30। अच्छा एक काम करते हैं, इसको 30 की जगह ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, 5 करते हैं इसको,
चेंज करते हैं इसको, 5 ही रहने देती हूँ। 200 इंटू 5 1000, 50 इंटू 5 250। अब आप देखिए राष्ट्रीय आय या घरेलू आय या जीडीपी या वैल्यू कभी बढ़ रही है और कभी घट रही है, किस कारण से जरा वो देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ 1000 से 2000 वैल्यू हुई, क्या उत्पादन बढ़ने से ये वैल्यू बढ़ी या जीडीपी बढ़ा? ना, किसके कारण? कीमत बढ़ी। अब आप यहाँ देखिए यहाँ कम हुई 2000 से 500, क्या उत्पादन बढ़ा था आपका जो कम हुई? नहीं, उत्पादन तो उतना ही था, कीमत घटी। यानी आप देखिए यहां से लेकर यहां तक जो भी जीडीपी में परिवर्तन आया वो किसके कारण आया? कीमत के कारण परिवर्तन। यानी कि द जीडीपी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली बिकॉज क्वांटिटी इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी इन दीज 3 years। लेकिन आप ये देखिए इसके आगे की कहानी देखिएगा, प्राइस मैंने 5 ही रखा, पर आप देखिए जीडीपी ये देखिए 500 से 1000 बढ़ रही है, किसके कारण? क्या प्राइस बढ़ रहा है? नहीं, क्या बढ़ी? इस बार तो क्वांटिटी बढ़ गई। फिर देखिए जीडीपी कम हो रही है, किसके कारण? क्या प्राइस कम हुआ? नहीं, क्वांटिटी कम हुई। तो यहां से लेकर जो यहां तक 250 तक है, ये मात्रा या उत्पादन में परिवर्तन है, देयर इज चेंज इन क्वांटिटी। अब ये चीज अगर मैं हटा दूं, ये पूरा छुपा लूं, यहां से यहां तक दोनों पोर्शन छुपा लूं और सिर्फ आपको ये जीडीपी की वैल्यू दिखाऊं, तो आप तो क्या बोलोगे कि मैम ये जो परिवर्तन है हमें नहीं पता किस कारण से है, कभी कीमत बदल सकती है, कभी मात्रा बदल सकती है, क्योंकि अगर ये छुपा लूं तो आपको नहीं पता चलेगा। तो आप देखिए अगर जीडीपी में या राष्ट्रीय आय में परिवर्तन कभी कीमत और कभी मात्रा के कारण होता है, तो आप कहते हैं कि ये जीडीपी मौद्रिक है, नॉमिनल है या मॉनेटरी जीडीपी है, जो कि बहुत गलत पिक्चर दे रहा है। कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, और बढ़ रहा है कम हो रहा है मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कीमत के कारण या मात्रा। देखिए कभी भी आपके देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है, मात्रा बढ़े तो वो अच्छा माना जाता है, वो है सही पिक्चर, आपकी कंट्री की प्रोग्रेस की रियल पिक्चर को दिखाता है। अगर मात्रा के बढ़ने से जीडीपी बढ़ रहा है, पर आपके घर में मान लीजिए सोफा है जिस जो आप 5000 रुपए का लेकर आए थे, और वो सोफा जो है वो वैसे तो बढ़ता नहीं है, लेकिन मान लीजिए 1 महीने बाद कोई उसके 7000 देने को तैयार है, तो क्या आपका सोफा जो है वो उसकी मात्रा बढ़ी? नहीं, सिर्फ कीमत बढ़ी। कीमत बढ़ी तो आपने कोई तरक्की नहीं की है एज सच, उत्पादन के बढ़ने से तरक्की होती है, आपने कोई तरक्की नहीं की। आपके घर में 2 सोफा आ जाए, 2 एसी आ जाए, वो तरक्की है। चीज बढ़ी हुई है, उसी की कीमत मार्केट में बढ़ती जा रही है, आपने क्या किया? आपने तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो मार्केट के कारण बढ़ा। तो जो ये कीमत में परिवर्तन के कारण या जो परिवर्तन आ रहा है वो एक्चुअल परिवर्तन नहीं है, एक्चुअल ग्रोथ नहीं है। तो जब आप निकालते हैं राष्ट्रीय आय किस पर? मौद्रिक यानी कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकालते हैं, तो वो रियल पिक्चर नहीं देता, डज नॉट शो रियल पिक्चर ऑफ ग्रोथ, ज्यादा अच्छी पिक्चर नहीं देता। क्यों? क्योंकि बिकॉज अफेक्टेड बाय बोथ क्वांटिटी में से भी प्रभावित होता है और कीमत से भी, तो सही पिक्चर पोजेस नहीं करता। अब ये कैसे कैलकुलेट किया आपने? आपने निकाला नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, कैसे? क्वांटिटी भी करंट ईयर की ली और उसको मल्टीप्लाई कीमतों से किया, वो भी चालू वर्ष की कीमतों से, करंट ईयर मतलब चालू वर्ष। तो आपने कैलकुलेट किया जो कि सही रियल पिक्चर पोज नहीं कर रहा। तो क्या करना चाहिए? तो वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालनी चाहिए, रियल नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी चाहिए। और रियल नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? अगर आप जो वैल्यू निकालेंगे वो कांस्टेंट प्राइस पे निकालेंगे। अब ये कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? तो देखिएगा जरा, कोई भी एक ईयर बेस ईयर ले लेती हूँ, आधार वर्ष ले लेती हूँ, कोई भी, मान लो ये वाला ईयर ले लिया मैंने 2022, इसमें ना कीमतें बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, ऐसा मैंने माना और मैंने आधार वर्ष ले लिया। अब मैं क्या करूंगी? हर ईयर की क्वांटिटी को इस बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी 100 इंटू 5, 500, 100 इंटू अगेन 5, 2021 में, 2022 में भी 100 इंटू 5, 2021 में सॉरी, 2022 में 200 इंटू 5,
2023 में 50 इंटू 5, ये देखिए हर एक को इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर क्वांटिटी को बेस ईयर से फॉर्मूला है आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अब 550 इंटू 5 250। तो आप देखिए जरा पहले 3 साल देखिए, 19 से लेकर 21 तक आपकी वैल्यू सेम है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी नहीं बदली और कीमत तो आपने एक ही रखी है, और क्वांटिटी बदली नहीं, ना क्वांटिटी बढ़ी ना घटी, तो वैल्यू क्या रही? सेम रही। अब देखिए वैल्यू बढ़ी क्योंकि क्वांटिटी बढ़ी, वैल्यू कम हुई क्योंकि क्वांटिटी कम हुई। तो आपको समझ आ रहा है कि ये जो परिवर्तन है ये कीमत के कारण तो हो ही नहीं रहा, किसके कारण हो रहा है? मात्रा, उत्पादन मात्रा के कारण परिवर्तन। तो ये तो सही है भाई। अगर मुझे ये डेटा नहीं भी देंगे और मुझे खाली ये बता देंगे कि ये जो जीडीपी है ये किस पर है, ये है किस पर? कांस्टेंट प्राइसेस पर, आधार वर्ष की कीमतों पर। कांस्टेंट प्राइसेस मतलब समान कीमतों पर, आधार वर्ष की कीमतों पर। तो मैं कहूंगी अच्छा इसका मतलब कीमत तो बदली नहीं, इसमें जो भी परिवर्तन आया किसके कारण आया? मात्रा के कारण आया। तो ये तो बिल्कुल सही पिक्चर दे रहा है। अगर ये कांस्टेंट है यानी कि उत्पादन नहीं बढ़ा, अगर ये बढ़ रही है मतलब उत्पादन बढ़ा, अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो उत्पादन कम हुआ। तो देखिए जरा, ये इट शोज रियल पिक्चर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ हुई है तो दिखाएगा, नहीं हुई तो कांस्टेंट रखेगा। और ग्रोथ कब होती है? जब उत्पादन बढ़ता है तब ग्रोथ होती है। उसके बाद बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय क्वांटिटी ओनली, क्वांटिटी ओनली। और थर्ड, नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? आधार वर्ष पर, कांस्टेंट प्राइसेस पर। आप मात्रा लीजिए, क्वांटिटी लीजिए करंट ईयर की, चालू वर्ष की, लेकिन कीमत प्राइस किसका लीजिए? बेस ईयर का, आधार वर्ष का। तो अब आप बताएं दोनों में से कौन सी बढ़िया है, रियल या नॉमिनल? तो आंसर आएगा रियल। कारण पूछेंगे क्यों? क्योंकि इसमें परिवर्तन सिर्फ तभी होता है जब उत्पादन बढ़ता या घटता है। कीमत के घटने या बढ़ने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये सही पिक्चर दिखाता है किसी इकोनॉमी में एक्चुअली ग्रोथ हुई, समृद्धि हुई या नहीं हुई। तो ये कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया। इसका आप 3 मार्क का क्वेश्चन, असाइनमेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस आता है रियल और नेशनल इनकम के अंदर, सॉरी रियल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कन्वर्ट करना। सेकेंड टॉपिक है ये हमारे पास, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी अवस्फीतिक कहते हैं इसको। और इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है इस पर, इस बार भी सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में इसमें क्वेश्चन डाला है। नॉमिनल जीडीपी या घरेलू आय डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100, यानी कि मौद्रिक जीडीपी या घरेलू आय डिवाइडेड बाय वास्तविक जीडीपी या घरेलू आय इंटू 100। अब ये क्या चीज है? अवस्फीतिक का मतलब क्या है? ये बताता है कि जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका एवरेज प्राइस कितना बढ़ गया या एवरेज प्राइस कितना इंक्रीज हो गया। मतलब कोई वस्तु अगर आपको लेट 100 रुपीज की मिलती थी तो उसकी कीमत, उसकी महंगाई बढ़कर कितनी होगी? मान लीजिए आज वो 125 है, जीडीपी अवस्फीतिक 125 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज आप 100 रुपए की खरीद सकते थे, अब महंगाई के कारण अब वही चीज 125 की खरीद पाओगे। तो इसका मतलब दिखाई तो दे रहा है मौद्रिक कीमत बढ़ रही है, रियल जीडीपी एज इट इज है, आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है, लग तो रहा है कि जीडीपी बढ़ रहा है, पर एक्चुअल फायदा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो किसके कारण बढ़ रहा है? कीमतों के कारण बढ़ रहा है। तो अगर आपको इस तरह से पूछा जाए तो इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा बदल भी सकते हैं। आपसे कभी कभी रियल जीडीपी पूछ लेते हैं, तो रियल जीडीपी अगर पूछेंगे तो ये इधर आ जाएगा, फॉर्मूला बदल रही हूं, नॉमिनल ऊपर रहेगा एज इट इज, और ये जीडीपी डिफ्लेटर ये यहां चला जाएगा।
अच्छा एक चीज और बता दूं, जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, कीमत सूचकांक ये भी बोलते हैं। इनटू 100 रहेगा, ये और लगा रही हूं, मतलब इसी फॉर्मूला को मैंने थोड़ा सा बदल दिया। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जरा देखें, एग्जाम्पल है, आपको दिया है रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी दिया हुआ है 200 रुपए, कीमत सूचकांक यानी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स कह लो, वो दिया है 110। आपको निकालना है नॉमिनल जीडीपी। तो आप देखें जरा, आपको नॉमिनल निकालना है इस बार। नॉमिनल का मतलब क्या है, ये ऊपर वाला निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला बदल देते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला बदलते हैं। मुझे ये नॉमिनल उधर लेकर जाना है, तो आप देखिए क्या करूंगी मैं, जीडीपी डिफ्लेटर, देखो ये इनटू रियल जीडीपी, फॉर्मूला बदल रही हो देखो आप, डिवाइडेड बाय, ये देखो ये 100 नीचे आ गया, इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी, यानी कि जो आपका कीमत सूचकांक है उसे मल्टीप्लाई करूंगी वास्तविक जीडीपी से, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू मौद्रिक नॉमिनल जीडीपी। तो मुझे ये दो कंसेप्ट दिए थे, तो देखें रियल जीडीपी आपका 200 है, ठीक है, ये नीचे 100 एज इट इज, कीमत सूचकांक 110, और ये देखें आपका आंसर 220। अब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब है जो वस्तु आधार वर्ष में 200 रुपए की आती थी, वही वस्तु अब नॉमिनल जीडीपी का हमें पता चला 220, वो 220 में आएगी। यानी 220 रुपए अगर या 220 करोड़ आपके देश की जीडीपी है, तो खुश होने की जरूरत नहीं है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 200 है, रियल जीडीपी के बराबर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन ये कैलकुलेट कर लेते हैं, नॉमिनल और रियल जीडीपी के। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। मेरे पास अगला टॉपिक है, क्या जीडीपी आर्थिक कल्याण का सूचक है? इज जीडीपी अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना आपका एग्जाम बन ही नहीं सकता। इस साल यानी 2022 में जो एग्जाम होने हैं, वहां 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं इसे तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, 2 में भी, 3 में भी और 5 में भी, कहीं भी आ सकता है, पर इसके बिना पेपर नहीं बनने वाला है। सुनिए जरा क्वेश्चन क्या है, जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी वर्सेस कल्याण। अब आप सुने क्वेश्चन, क्या देश का जीडीपी यानी घरेलू आय बढ़ने से, राष्ट्रीय आय बढ़ने से क्या कल्याण भी होता है? क्या इकोनॉमिक वेलफेयर भी होती है? देश के लोगों की जिंदगी भी संवरती है? एक सेकंड में तो लगता है, एक सेकंड में तो ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल सही, जीडीपी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लोग खुश भी होंगे, लोग का आर्थिक कल्याण होगा, क्योंकि जीडीपी का मतलब होता है इनकम। भाई उत्पादन बढ़ा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी लोगों की तो लोग ज्यादा सामान खरीद पाएंगे, ज्यादा वस्तुओं सेवाओं का उपभोग कंजम्पशन कर पाएंगे, तो बट ऑब्वियस खुश भी रहेंगे। पर एक्चुअली ऐसा सच नहीं है। आपने बिना सोचे समझे कभी जवाब नहीं देना होता, इसलिए बोलते तोल मोल के बोल। बिल्कुल वही कंसेप्ट यहां फिट होता है। मेरा आंसर ये है, जीडीपी इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। जीडीपी कल्याण का सही सूचक नहीं होता, हमेशा होता है पर हमेशा नहीं होता। और उसके लिए अब बच्चे कहेंगे अच्छा मैडम ऐसे कैसे नहीं होता, ये क्या आपके पास रीजन बताओ? तो हाँ मेरे पास रीजन है, और अभी हम वही रीजन डिस्कस करने जा रहे हैं। हम अपनी बात को प्रूव करने जा रहे हैं कि कैसे जीडीपी आर्थिक कल्याण का सही सूचक नहीं होता हमेशा। कुछ ऐसे रीजंस दिखाई देंगे जिनके कारण जीडीपी तो बढ़ रहा होगा पर कल्याण घट रहा होगा, या जीडीपी वही का वही है पर कल्याण बढ़ रहा होगा। इसका मतलब जीडीपी चाहे बढ़े चाहे ना बढ़े, कल्याण एक अलग अवधारणा होती है, वेलफेयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट।
और वो अलग अलग चीजें हम प्रूव करते हैं। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं इसमें लेकर चलने वाली हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। फर्स्ट है, ये समझेंगे आप नोट्स खुद तैयार करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी यानी जीडीपी का वितरण, आय का वितरण। मान लीजिए आपके देश की जो आय थी वो 2021 में 500 करोड़ से 2022 में 700 करोड़ हो गई, जो आपका जीडीपी था। बहुत खुश, कह रहे वाह, देश की राष्ट्रीय आय या घरेलू आय 200 करोड़ बढ़ गई, कल्याण तो हुआ होगा। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया कि देश के अंदर जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोग जो 30% थे, ये सिर्फ मैं हाइपोथेटिकल फिगर्स बता रही हूँ, काल्पनिक आंकड़े बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। 30% जो पहले रहते थे बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, अब रहने लगे 45%। इसका मतलब जीडीपी तो बढ़ा, लेकिन गरीबों की संख्या या गरीबों का प्रतिशत पहले से ज्यादा बढ़ गया, यानी गरीब और गरीब हो गया। इसका मतलब अमीर और अमीर हो गया होगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो देश के अंदर जो इनकम आई वो बराबर बटी नहीं। इनकम तो बढ़ी, लेकिन इनकम का जो वितरण है वो इक्वल नहीं हुआ। इनकम किसकी बढ़ी? बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के घरानों की इनकम बढ़ी, बिजनेसमैन की इनकम बढ़ी, यानी गरीब आदमी को फायदा नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है कि जीडीपी बढ़ा और आय का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो कल्याण हुआ होगा? जल्दी से जवाब दो मुझे, क्या वेलफेयर हुई होगी? जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन गरीब और गरीब होता जा रहा है, आप कहोगे जीडीपी इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर? जवाब दीजिए जल्दी से। नहीं, रिंकू कह रही है, रिंकू देवी के नाम से जिसने भी ज्वाइन किया, वेरी गुड, नहीं होगी। इसका मतलब जीडीपी इज नॉट अ ट्रू सही इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि जीडीपी बढ़ गई तो वेलफेयर भी बढ़ी होगी। ये पहला रीजन है। सेकेंड रीजन पर हम आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट रीजन है वो है चेंज इन प्राइसेस, कीमतों में परिवर्तन। महंगाई कह सकते हो, इन्फ्लेशन कह सकते हो, मुद्रास्फीति कह सकते हो। जीडीपी बढ़ी, जैसे 500 से 700 करोड़ है, पर ये जीडीपी बढ़ी कीमतों के कारण। जैसे प्राइस और क्वांटिटी अभी लिया था मैंने, तो मान लीजिए आपकी जीडीपी कुछ इस तरह से बढ़ी। 100 यूनिट ही बना रहे थे, पहले कीमत 5 रुपए थी, अब 7 रुपए हो गई, 500 से 700। जीडी उत्पादन बढ़ा क्या? नहीं, क्वांटिटी एज इट इज, कीमतें बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। क्या ये सही है? क्या कीमत बढ़ने से देश की जीडीपी की रियल इनकम पता चलती है? लोगों के हाथ में पैसा आया होगा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो पैसा किसके हाथ में आया होगा? जो एंटरप्रेन्योर है, जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। एक गरीब आदमी तो बल्कि और परेशान हो गया कि कीमतें पहले 5 रुपए थी, अब 7 रुपए हो गई, तो क्या होगा? मेरी तो इनकम बढ़ी ही नहीं। हाँ, बच्चे कह रहे पॉवर्टी इंक्रीज होगी, बिल्कुल। जो गरीब पर्सन है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो आर्थिक कल्याण तो बढ़ने की बजाय क्या होगा? घट जाएगा। यानी आपको जीडीपी तो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो वेलफेयर है पहले के मुकाबले क्या हो जाएगी? कम। तो क्या जीडीपी सही सूचक है वेलफेयर का? आपको क्या लगता है? जवाब दीजिए। मुझे तो नहीं लगता सही सूचक है। हाँ जी, बिल्कुल सही सूचक नहीं है। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास है? रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर, जरा उसको भी देख लेते हैं कि पॉपुलेशन के बढ़ने से वेलफेयर हो रही है या नहीं। वैसे आप सब जानते हैं, देखिएगा जरा। मान लीजिए जो आपका जीडीपी है वो 500 करोड़ से 700 करोड़ हो गया। मैं काल्पनिक फिगर्स दे रही हूं बच्चों, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। और जो आपकी पॉपुलेशन थी वो थी पहले, लेट मान लीजिए 100 करोड़, और अब हो गई 350 करोड़। पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई? आप देखिए 3.5 टाइम्स बढ़ गई, 3.5 गुना बढ़ गई पॉपुलेशन।
अब आप जीडीपी नहीं बढ़ा 3.5 गुना, 3.5 गुना बढ़ता तो लगभग 1700 होता, सिर्फ 700 ही है। तो अब आप देखिए जरा, पहले मुझे प्रति व्यक्ति आय मिलती थी, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, मेरे देश की प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति को कितनी इनकम मिलती थी। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ये होती है प्रति व्यक्ति आय। तो जीडीपी पहले 500 था, 100 लोगों में बढ़ता था, यानी एक बड़ा सा केक था जो कि 100 लोगों में बढ़ता था, हर पर्सन को 5 रुपए मिलते थे, यानी केक का इतना बड़ा टुकड़ा मिलता था 5 रुपए के बराबर। ठीक, अब क्या हुआ, जीडीपी तो बढ़ गया, हम तो नाच रहे, वाह भाई वाह, जीडीपी बढ़ गया, केक बड़ा हो गया, लेकिन खाने वाले भी बढ़ गए, वो कितने हो गए 350। तो अब हर एक को कितना मिलता है, सिर्फ 2 रुपया, पहले 5 रुपए मिलता था, अब 2 रुपए मिलता है। खुश होने वाली बात है या रोने वाली बात है, बताओ जरा। जीडीपी बढ़ा तो क्या वेलफेयर बढ़ी? नहीं भैया, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि वेलफेयर नहीं बढ़ रही है। तो क्या लगता है आपको जीडीपी एक सही सूचक है आर्थिक कल्याण का? मुझे तो नहीं लगता। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। यहां मैं 2 तरह के एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए एक साल में आपका जीडीपी 500 करोड़ था और दूसरे साल में 700 करोड़ जीडीपी। ये 500 करोड़ कैसे था? इसमें आपने मेडिसिन बनाई थी 200 करोड़ की, बुक्स बनाई थी 200 करोड़ की, और आपने बनाए थे पार्क्स कह लो और रोड्स 100 करोड़ के। ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो देश की जनता की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाती हैं, उनको एक्चुअली डायरेक्ट फायदा देती हैं। ठीक है, ये इस तरह से जीडीपी था। लेकिन अब मेरा जीडीपी 700 करोड़ हो गया। वो कुछ ऐसे मेडिसिन बनाई 100 करोड़ की, बुक्स भी बनाई 100 करोड़ की, पार्क्स भी बनाए 50 करोड़ के, और बनाई टैंक्स, गन्स लड़ाई के लिए, ठीक है, वॉर मटेरियल जिसको हम कहते हैं। ये हो गया 200 करोड़ का, तो 100, 200, 200, 400, 450, और अब बचा 450, मुझे 700 बनाना है, 250 करोड़। ये मैंने बनाई मशीन्स। अब आप देखिए 700 करोड़ का जीडीपी है, लेकिन यहां पर जीडीपी ये संरचना कहते हैं, जीडीपी की संरचना हिंदी में। यहां पे संरचना कैसी थी? सीधा सीधा वो चीजें बनाई थी जो देश की जनता को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से फायदा देती है, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पर जो लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने वाली 3 चीजें, उनका उत्पादन तो हो गया पहले के मुकाबले कम, और टैंकों का, गन्स का या मशीन का, पूंजीगत वस्तुओं का कैपिटल स्टॉक है, उनका उत्पादन इन दोनों का बढ़ गया। ये देश की जनता को डायरेक्टली देती है फायदा, पर डायरेक्टली फायदा नहीं देती, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ाती है। तो उत्पादन बढ़ा जिसके कारण जीडीपी बढ़ा, पर कैसी चीजों का उत्पादन बढ़ा? जो देश की जनता को डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से कोई फायदा नहीं दे रही। तो क्या जीडीपी बढ़ने से आर्थिक कल्याण हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो संरचना है वो कुछ अलग तरीके की है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से फायदा आर्थिक कल्याण को, या मुझे कहना चाहिए लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, जीवन का जो उनका रहने का तरीका है उसको बढ़ाती नहीं है। तो जीडीपी तो बढ़ा लेकिन कल्याण नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है गैर मौद्रिक लेन देन, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज या गैर मौद्रिक लेन देन वो लेन देन होते हैं जो उत्पादन तो हो रहा है वस्तुओं का, सेवाओं का, लेकिन वो बाजार में बिकने नहीं जा रही, उनका कोई मूल्य नहीं है। एग्जाम्पल बताती हूँ। आपके घर के चारों तरफ
कच्ची जगह खाली है और आपको शौक भी है, हॉबी भी है, आपने उसमें किचन गार्डनिंग बना दी। किचन गार्डनिंग मतलब आपने ऐसे पेड़ पौधे लगा दिए जिनमें वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आते हैं। बिल्कुल मैंने भी अपने घर में लगाए हैं, बैंगन आ रहा है, हरी मिर्च आ रही है, टमाटर आ रहा है, तो आपने सपोज ऐसा लगा दिया और वो इतना शौक आपको है कि आपने धीरे 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 करके ऐसी 10-12 सब्जियां उत्पादन कर ली और घर में कितना चाहिए, 4-5 लोग हैं तो घर में कंज्यूम करने के लिए आपको बाहर जाना ही नहीं पड़ रहा। 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो आपका इतना सुंदर किचन गार्डन हो गया, इतना बढ़िया हो गया और उसके अंदर इतना पौधे आने लग गए, फ्रूट वेजिटेबल्स, कि आपका घर का काम चल गया। अब आप देखिए आपको तसल्ली भी मिल रही है, ऑर्गेनिक जो आपको खाना है वेजिटेबल वो भी मिल रहा है, का आर्थिक कल्याण को देख के खुशी इतनी मिलती है, कल्याण भी हो रहा है, नॉट आर्थिक कल्याण हो रहा है। लेकिन क्या वो बाजार में बिकने गई, क्या उनका मूल्य लगा? नहीं, तो जीडीपी में तो शामिल ही नहीं है, जीडीपी में शामिल नहीं है, जीडीपी नहीं बढ़ा, इससे गैर मौद्रिक लेन देन से जीडीपी नहीं बढ़ा लेकिन कल्याण हो रहा है। तो ये उसका एग्जाम्पल है कि जब जीडीपी तो नहीं बढ़ता पर कल्याण हो रहा होता है। ऐसे ही आपकी मदर आपको खाना बनाकर दे रही है, आपकी मदर आपके कपड़े वॉश कर रही है, पढ़ा भी रही है सपोज आपको, तो क्या कर रही है, बहुत दिल से आपकी सेवा कर रही है। लेकिन क्या उनकी वो सेवा बाजार मूल्य पर नापी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। वो बाजार में तो उसकी वैल्यू मतलब तो वो वैल्यू लेस है, प्रेशियस है, इतनी प्रेशियस है। हाँ, यही कोई नर्स आकर वो सेवा करती, वो कोई कुक आकर आपके लिए खाना बनाता, उसकी वैल्यू मापी जा सकती क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं थे, प्रोफेशनलिज्म था। लेकिन अब आपकी मदर आपके लिए जो कुछ भी कर रही है उनमें इमोशंस हैं जो मेजर नहीं किए जा सकते, विच कैन नॉट बी मेजर्ड। जीडीपी तो नहीं बढ़ा, जीडीपी पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपका कल्याण हो रहा है। 4 दिन मम्मी जरा नानी माँ के घर चली जाए फिर आपको पता चल जाएगा कल्याण कम कैसे होता है। हालांकि उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपको सुविधाएं दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, तो कल्याण तो हो रहा है। ऐसे मान लीजिए आपने हॉबी से कोई पेंटिंग बना ली, पेंटिंग आपने अपने ड्राइंग रूम में लगा दी, आपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट की, आपको कितनी तारीफ मिलती है, आपको खुशी भी होती है साथ साथ, तो आपका कल्याण हो रहा है। या जिसके लिए आपने किया उसका भी कल्याण हो रहा है, पर आपने बेची नहीं है वो चीज, वो आपकी हॉबी थी, तो जीडीपी में तो शामिल होगी नहीं, पर कल्याण तो हो रहा है। तो ये आपका एग्जाम्पल है, आप खुद लिखिएगा, 2-3 पॉइंट्स इसमें जरूर डालिएगा जो मैंने बताया आपको कि गैर मौद्रिक लेन देन जीडीपी में शामिल नहीं होते, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, बट दे विल इंक्रीज वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, तो मैं ये कहूंगी कि जीडीपी बढ़ता है तभी वेलफेयर बढ़ती, गलत होता है। जीडीपी कांस्टेंट है पर वेलफेयर बढ़ रही है। और अब मैं लेकर चल रही हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नलिटीज, बाह्य प्राप्याएं। मैं हिंदी में इसकी एक्चुअल स्पेलिंग देख लेती हूँ। बाह्य प्रभाव है, प्राप्याएं भी होती है, प्रभाव वर्ड यूज कर लूं बेटा, ठीक है। बाह्य प्रभाव जो कि 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। अब क्या है एक्सटर्नलिटीज या बाह्य प्राप्तियां, बाह्य प्रभाव? सबसे पहले तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा फायदा समाज को अगर मिल रहा है, किसी पर्सन को मिल रहा है जिसके लिए उसने पे नहीं किया था, जिसके लिए उसने एक पैसा भी खर्च नहीं किया था, बट ही इज गेटिंग दैट बेनिफिट, ही इज गेटिंग दैट फायदा जिसके लिए उसने कुछ पे नहीं किया, उसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी या धनात्मक बाह्य प्रभाव। अब ऐसे ही कोई भी ऐसा नुकसान जिसके लिए उसे कुछ मिल नहीं रहा है, ही उस जिसके मतलब उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान ही नुकसान हो रहा है, ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग बट ही इज गेटिंग लॉस। ऐसा नुकसान जो उसने किया ही नहीं, किसी दूसरे के कारण उसे भुगतना पड़ रहा है, कोई दूसरा इनकम अर्न कर रहा है पर नुकसान उसे भुगतना पड़ रहा है, ऐसे नुकसान को नेगेटिव या ऋणात्मक प्रभाव एक्सटर्नलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी से क्या होता है, वेलफेयर बढ़ती है, कल्याण बढ़ता है, जबकि आपकी इनकम नहीं बढ़ी, इनकम नहीं बढ़ी, कांस्टेंट, जीडीपी नहीं बढ़ा आपका,
ऐसे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से वेलफेयर कम होती है जबकि इनकम नहीं घटी। इनकम तो एज इट इज है, इनकम कांस्टेंट है। इनका मतलब यहाँ जीडीपी है कि जीडीपी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, लेकिन आपका इनकम आपकी पर अगर आपका फायदा हो रहा है किसी और के कारण या नुकसान हो रहा है किसी और के कारण तो कल्याण पर असर पड़ जाएगा। सुनिए एग्जांपल देती हूँ। आपके घर के साथ ही मान लीजिए आपके जो पड़ोसी हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका एक गार्डन है, ठीक है, और उनका वो जो गार्डन है उस गार्डन क्या है, बगीचा है, पूरी बाग है। आपका घर ऐसी जगह है, पूरा बाग है, आम के पेड़ लगे हुए हैं उसमें और वो आम बेचते हैं। उनका तो काम है आम बेचने का, पर आपके बिल्कुल घर के पास है तो आम को ये थोड़ी देखते हैं इस बाउंड्री से उधर रहे, वो डालियां कुछ आपके घर की तरफ आ गई, कुछ आम टूट के आपके भी मिल गए। और चलो आम ना भी मिले लेकिन उसके कारण जो प्योर, सोचिए आम का गार्डन है, पूरा पूरा प्योर हवा आ रही है, पेड़ पौधों की छाया भी आ रही है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज भी आ रही है, एकदम ग्रीन लश ग्रीन वातावरण है आपके आसपास। आपने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया लेकिन आपको नेचर का, एनवायरमेंट का फायदा मिल रहा है। ये है आपकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। 1 रुपया आपकी इनकम नहीं बढ़ी लेकिन कल्याण आपको मिल रहा है, फायदा आपको मिल रहा है, तो कल्याण हो रहा है जबकि जीडीपी आपका नहीं बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रही है। तो ये आपकी एक एग्जांपल है, जीडीपी चाहे ना बढ़े पर कल्याण हो सकता है ड्यू टू पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अब जरा नेगेटिव की बात करते हैं। एक अलग दुनिया में आपके घर के साथ एक फैक्ट्री है, सपोज वो प्लास्टिक के टॉयज बनाने वाली फैक्ट्री है। प्लास्टिक के टॉयज बनाने वाली फैक्ट्री में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, धुआं भी निकलता है, वॉइस पॉल्यूशन जिसको आप नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं वो भी है, पानी भी गंदा वो बाहर थ्रो करते रहते हैं वो भी है। तो आपके चारों तरफ गंदगी वाला वातावरण है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, इम्प्योर। दिल्ली में तो वैसे भी भगवान की कृपा है, और कृपा कर दी उन लोगों ने कि और इम्प्योर हो गया वातावरण। अब आप सोचिए, क्या आप उस फैक्ट्री की इनकम में से 1 रुपया भी कमा रहे हैं? नहीं, आप 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, लेकिन नुकसान, वेलफेयर कम हो रही है। आपकी इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ना घटोतरी हो रही है, घटोतरी नया वर्ड बोल दिया मैंने, ना देयर इज नो इंक्रीज नो डिक्रीज इन योर इनकम, स्टिल यू आर एट लॉस। आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि कोई और कमा रहा है। तो ये है आपका नेगेटिव ऋणात्मक आपकी बाह्यताएं या ऋणात्मक एक्सटर्नलिटीज। जीडीपी चेंज नहीं हुआ लेकिन आपकी वेलफेयर कम हो गई। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एक्सटर्नलिटी के कारण वेलफेयर बढ़ती और घटती है, जीडीपी के कारण नहीं? बिल्कुल कह सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या जीडीपी सही सूचक है आर्थिक कल्याण का, या सिंपल कल्याण वर्ड बोलूं तो आंसर है नहीं, और रीजन ऐसे दिए जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जरा असाइनमेंट पर आ जाते हैं कि हमारी असाइनमेंट क्या है। देखिए जरा, असाइनमेंट आपके सामने है। आपको पहले डिफरेंस देना है मौद्रिक और वास्तविक जीडीपी में, टी फॉर्म में देना, 2 से 3 नंबर में पूछा, एक्चुअली 3 ही कर दो इसको, 3 मार्क्स से पूछा जाएगा टी फॉर्म में जी। उसके बाद आपको जीडीपी डिफ्लेटर बताना है, क्या होता है उसका मीनिंग दीजिएगा और कैसे फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। इस बार सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया उसमें न्यूमेरिकल है, आप देखिएगा सीबीएसई का सैंपल पेपर मैं सबसे शेयर कर चुकी हूँ, उसमें इस पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो वो करेंगे जैसा मैंने कराया था। और क्या जीडीपी सही इंडिकेटर है कल्याण का, वेलफेयर का? 6 मार्क का बनता है, पर आपके इस बार 5 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसमें कोई भी 1 या 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको सभी 6 पॉइंट तरीके से तैयार करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए असाइनमेंट का, एंड टेक केयर बच्चों।